हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स 2022 सीरीज के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर की और आगे आने वाले सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को पाने के लिए और भी ज़्यादा कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो हैं मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, क्लाइमेट फंडिंग, वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लांट की डिस्कवरी, वाटर बैटरी और सैंड बैटरी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये स्पेस सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया भर में होने वाले मीथेन गैस के लीक्स को डिटेक्ट करता है और फिर उनका एक पब्लिक डाटाबेस बनाने में मदद करता है। इस पब्लिक डाटाबेस को ही अभी यूएनईपी लॉन्च करने वाला है। ये मार्स सिस्टम स्पेस सैटेलाइट्स के एग्जिस्टिंग नेटवर्क की मदद से मीथेन गैस के उत्सर्जन वाले स्थानों को आइडेंटिफाई करता है और फिर उस लीक में रिस्पॉन्सिबल कंपनी या फिर सरकार को सूचना देता है ताकि वो इसके कारण का पता लगा सके और फिर उसे कम करने के लिए प्रयास कर सके। इस कार्य के लिए यूएनईपी अपनी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी का यूज लेता है। इस इनिशिएटिव को कुछ फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यूएस और यूरोपियन यूनियन की सरकारें फंड करती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में मीथेन एमिशन को रिपोर्ट करने के लिए और उसे कम करने के लिए पहले भी यूएनईपी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। ये पार्टनरशिप इनिशिएटिव यूएनईपी के द्वारा मैनेज किया जाता है और यूएनईपी के इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी इनिशिएटिव का पार्ट है। ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जिसका उद्देश्य है ऑयल एंड गैस सेक्टर में मीथेन गैस के एमिशन को कम करने के लिए कंपनियों की मदद करना। इस पार्टनरशिप का जो पहला वर्जन था वो 2014 में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition के द्वारा यूएन की क्लाइमेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। अब हम थोड़ा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition के बारे में जान लेते हैं। यह भी एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जिसमें सरकारें, एनजीओज, इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटी आदि सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स जैसे कि PM10, PM2.5, डस्ट, सूट जो कि कुछ समय के लिए ही वातावरण में बने रहते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं और उसके बाद फिर वो जमीन पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को कम करके या उनको रिमूव करके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना ही इसका उद्देश्य है। इस पार्टनरशिप को यूएनईपी ने कुछ देशों के साथ मिलकर 2012 में शुरू किया था। यूएनईपी इसके लिए सेक्रेटरिएट का कार्य करता है और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्लाइमेट फंडिंग। अभी हाल ही में डेनमार्क पहला ऐसा देश बना है जो कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल यानी कि जिनको क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा खतरा है ऐसे देशों को आर्थिक सहायता देगा। अभी तो फिलहाल डेनमार्क ने 13 मिलियन पाउंड का वादा किया है, लेकिन क्लाइमेट फंडिंग एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले कई दशकों से चर्चा में बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज आजकल साफ साफ दिखने लगा है। इसको रोकने के लिए और क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले डिजास्टर्स जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि से निपटने के लिए पैसे की जरूरत होगी, लेकिन ये पैसा कौन देगा और कितना देगा, ये बात चर्चा का विषय बन जाती है हर साल। इसमें विकसित देश और विकासशील देश दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है। विकसित देशों का मानना है कि विकासशील देश भी क्लाइमेट चेंज को करने में काफी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि भारत और चीन जैसे देश जो कि आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत का स्थान तो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उनका कहना है कि सिर्फ विकसित देश ही नहीं बल्कि सभी देशों को मिलकर क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान के लिए फंड देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डेवलपिंग देशों का मानना है कि विकसित देशों का क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा और लंबे समय से एक योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही 18वीं सदी के मध्य से जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तब से उन्होंने पॉल्यूशन करना शुरू कर दिया था।
वहीं भारत और चीन जैसे विकासशील देश अभी कुछ दशकों से ही बड़े स्तर पर औद्योगिकरण शुरू किए हैं और शुरू में उन्हें मुनाफे वाली स्थिति में आने के लिए सस्ती और आसानी से मिल जाने वाले सोर्स की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ही अभी पॉसिबल है, जैसे कि कोयला या पेट्रोल। जब तक कि सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट कम नहीं हो जाती, तब तक उन्हें परंपरागत स्रोतों से ही काम चलाना होगा। इसलिए उनका कहना है कि अभी सिर्फ विकसित देशों को ही पैसा देना चाहिए। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विश्व के सबसे बड़े प्लांट, जिसकी अभी हाल ही में खोज हुई है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस रखा है। इस प्लांट की खोज ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित शार्क बे में की गई है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है। ये प्लांट एक सी ग्रास है, जिसका साइज 28,000 फुटबॉल मैदानों के जितना है। सी ग्रास एक तरीके का समुद्री पौधा होता है, जो कि जमीन पर मिलने वाले पौधों की तरह ही फल, फूल, बीज देता है। ये दो तरीकों से ग्रो करते हैं। पहला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिससे इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है, और दूसरा तरीका है इनके राइजोम को यानी भूमिगत तने को हॉरिजॉन्टल फैलाना और उसमें से टहनियाँ और जड़ें निकालना, जिससे एक प्लांट ही काफी लंबे समय में धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है। ये प्लांट काफी लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशंस में 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच जिंदा रह सकते हैं। ये एक पॉलीपॉइड है। पॉलीपॉइड का मतलब है कि इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सी ग्रासेस के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि ये तटों की समुद्री तूफानों से सुरक्षा करते हैं, बड़ी मात्रा में कार्बन को स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत से जानवर को आश्रय भी प्रदान करते हैं। लेकिन बढ़ते हुए जलवायु संकट के कारण इन पर खतरा बढ़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण इनके अस्तित्व को आज खतरा हो रहा है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वाटर बैटरी। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने एक वाटर बैटरी को शुरू किया है, जिसकी क्षमता 4 लाख इलेक्ट्रिक कार्स के जितनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की है। ये वाटर बैटरी कुछ और नहीं बल्कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरह ही काम करती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 कृत्रिम जलाशय बनाए जाते हैं अलग अलग ऊंचाई पर, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो ऊंचाई वाले रिजर्वोयर से पानी को नीचे वाले रिजर्वोयर में गिराया जाता है, जिससे एक टरबाइन घूमने लगता है और इस टरबाइन के घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया जाता है। तो ये आमतौर पर घरों में मिलने वाली बैटरी की तरह नहीं है, जिसमें हम बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं, बल्कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत होती है तब हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। इसी तरीके का एक सिमिलर टॉपिक है सैंड बैटरी। अभी हाल ही में फिनलैंड के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसमें हम सोलर और विंड जैसी एनर्जी को काफी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस सैंड बैटरी में एक लंबा और ग्रे कलर का टावर लिया जाता है, जिसको हम लो ग्रेड की सैंड से भर देते हैं। फिर इस सैंड से एक इलेक्ट्रिसिटी करंट पास की जाती है। करंट के कारण सैंड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेशन के कारण वो एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराने के कारण उनमें फ्रिक्शन जनरेट होता है और इस फ्रिक्शन के जनरेट होने से उनमें हीट जनरेट होती है। धीरे धीरे इस हीट को हम 500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। इस तरह जो ये लो ग्रेड की सैंड अंदर भरी हुई है, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को ही रेजिस्टिव हीटिंग का नाम दिया जाता है। इस तरह अब ये जो मिट्टी है, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर जब सर्दियों में या जब भी इसकी जरूरत होती है, तो इससे एक हवा पास की जाती है, जिससे जो गर्म हवा निकलती है उससे पानी को गर्म किया जाता है और फिर ये गर्म पानी डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क के जरिए घरों में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कड़ाके की ठंड के समय उन घरों में थोड़ा गर्माश बनी रहती है और उन्हें अधिक ठंड से राहत मिलती है। इस तरह इसका मुख्य रूप से उपयोग ऐसे इलाकों में किया जा सकता है जहाँ पर बहुत लंबे समय तक और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसे कि आर्कटिक देश, कनाडा, रूस या फिर हमारे लद्दाख जैसे एरिया। तो इसके साथ हमारे आज के टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस,
प्लास्टिक पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका सही जवाब पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो अब इस एनवायरनमेंट सीरीज का अगला लेक्चर परसों आएगा। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो के अपलोड होने पर मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और करंट अफेयर्स के साथ।